नमस्कार, मैं अपूर्वानंद। कड़वी कॉफ़ी लंबी बातचीत के सिलसिले की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अभिषेक चौधरी। और अभिषेक चौधरी ने एक किताब लिखी है जिसकी चर्चा भी हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी पर, और यह किताब आपके सामने है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977। यह पहला खंड है अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित इस पुस्तक का, लेकिन जैसा इसके शीर्षक से स्पष्ट है या उपशीर्षक से जो इन्होंने दिया है, द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, तो यह जितनी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है उतनी दक्षिणपंथी हिंदू राजनीति के उभार या उसके विकास के बारे में भी है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हालांकि शायद ये पूछने का कोई कारण नहीं है और अपने आप में यह विषय बहुत आकर्षक है, लेकिन आप खासे नौजवान हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक विषय के रूप में आपको क्यों इतने आकर्षक लगे कि आपने उन पर जीवनी लिखने की सोची? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। दो चीज़ें हुई और ये दोनों चीज़ें बहुत पुरानी हैं और शायद मेरे लिए ये बताना ज़रूरी है कि मैं क्यों इतना अट्रैक्ट हुआ इसके प्रति। 2013 में ये पहली बार मेरे दिमाग में ये आइडिया आया इस किताब को लेके। उस समय एक साथ ही दो चीज़ें हुई। एक तो पहली चीज़ ये हुई कि देश की राजनीति बहुत तेज़ी से बदल रही थी। भाजपा के अंदर एक सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था। जो पुराना जनरेशन था, ओल्ड गार्ड को रिटायर किया जा रहा था और नए जनरेशन को लाया जा रहा था, और श्री मोदी को लाया गया उसके तहत। क्यों लाया गया, वो एक उसके विभिन्न कारण थे। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर से उनको लाया गया, कुछ लोग कहते हैं कि कैडर से स्वेल था। तो एक तरफ ये राजनीति चल रही थी और श्री आडवाणी इसको लेके बिल्कुल खुश नहीं थे और काफ़ी उसको लेके भाजपा के अंदर काफ़ी उथल पुथल थी। तो और चूंकि मैं नया पत्रकार बना था, लिखना शुरू किया था, तो उस चीज़ को लेके रुचि थी। लेकिन जब मैंने किताब खंगालना शुरू किया तो मैंने देखा कि उस चीज़ में मतलब, और उस समय वाजपेयी को लेके, चूँकि वो उस टाइम में वो थोड़े कोमा में चले गए थे और बहुत लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे थे उनको लेके कि अटल जी होते तो कैसा होता, ऐसा होता। तो एक चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़ ये हुआ कि उसी समय मैं, चूँकि मैं लेखक बनने की इच्छा थी और मैंने लिखना शुरू किया था, और उस समय ऐसा हुआ कि पहली बार मैंने बायोग्राफी सीरियसली पढ़ना शुरू किया। तब तक मैं बायोग्राफीज़ को बहुत सीरियसली लेता नहीं था एज ए जॉनरा। मुझे लगता था कि हंसी मजाक को थोड़ा, वो जिसको हेजियोग्राफी कहते हैं, वो कि उसका मतलब होता है कि बड़े लोगों की या मरे हुए लोगों की तारीफ़ कैसे करते हैं, उनके तारीफ़ में पुल बांधना। लेकिन पहली बार मैंने एक साथ ही 4-5 ऐसी किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि ये भी एक बहुत अच्छा जॉनर हो सकता है जिसमें आप एक इंसान के जीवन को इस्तेमाल करके एक पूरे जनरेशन की, एक पूरे समाज की, कभी-कभी एक पूरे देश की के बारे में आप बात कर सकते हैं। और मुझे लगा कि बहुत ही पावरफुल जॉनर है। और उसमें मैंने एक बायोग्राफी की, एक राइटिंग वर्कशॉप की पैट्रिक फ्रेंच के साथ, और मैंने उसके लिए बहुत तैयारी की। शायद मैं ओवर प्रिपेयर हो गया क्योंकि वो इतने बड़ा नाम था उनका, इतना बड़ा ओहदा था। तो वहाँ पे मैंने पहली बार उनसे कई सारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं किताब लिखने में, क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना ही पत्रकारिता में और ना ही किसी तरीके की क्रिएटिव राइटिंग में। मैं अर्थशास्त्र से आया था, तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से रॉ था। तो शायद इसलिए मैंने बहुत तैयारी की, उनको इम्प्रेस भी करने की और सीखने की भी लगन थी। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये, चूँकि इस पर कोई काम नहीं है तो किया जा सकता है। लेकिन होते होते जो है ये 2015 में इस पर मैंने काम शुरू किया। और उस समय मतलब कि ऐसा हुआ कि मैंने जब आर्काइव जाना शुरू किया तो एक साथ ही इतनी सारी चीज़ें निकल के आई कि मुझे लगा कि इस पर बहुत कुछ नया है जो हमें पता नहीं है। मैं गया तो मुझे पहली बार उनके पेरेंट्स के देहांत के बारे में पता चला कि उन दोनों की मौत कैंसर से हुई थी, और उसी साल हुई थी जब वो पहला चुनाव हारे थे 1955 में। तो मुझे लगा ये इतना एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या है जो कि पब्लिक व्यू में कहीं नहीं, किसी को नहीं पता था। और उसी साल मैं कुछ समय बाद में लखनऊ गया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि राष्ट्र धर्म के मुझे कुछ शुरू वाले जो इश्यूज़ थे वो मिल गए, और वो इतनी बुरी हालत में थे, वो फ़ोटोकॉपी वाले हालत में थे। लेकिन वो मैं अपनी किस्मत अच्छी समझूंगा कि मुझे वो मिल गया। वो 300-400 पेज जो शुरू के उनके कुछ दिनों के थे, क्योंकि उस समय आपको, जैसा कि हम इस किताब में मैंने जिक्र किया है और आपको पहले से पता है कि गांधी की हत्या के बाद जो उनको बैन किया गया, और चूंकि उन पर 3 बार बैन हुआ है, तो जब भी बैन होता है तो होता ये है, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप एकेडमिया में हैं,
और इतिहास लिखने की जो विधि है उसके बारे में, कि जब भी वो बैन किए जाते थे तो उस ऑफिस पे रेड होता था, और रेड होता था तो वो पूरा सामान वो तहस नहस हो जाता था। तितर बितर हो गया। हाँ, तो उस चक्कर में भी शायद एक तो उनकी ऐसे भी बहुत ज़्यादा आर्काइवल उसकी वो उनकी बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं रहा है, मुझे लगता है भारत में ऐसे भी, और संघ परिवार में भी बहुत ज़्यादा वो कल्चर नहीं रहा है। लेकिन शायद इस वजह से भी वो कहीं पे मुझे मिल नहीं पा रहा था उसके ओरिजिनल्स जो थे शुरू के। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के शुरू के एसेज मिल गए, और फिर मुझे लगा कि अब जाके धीरे धीरे जो है, और मैं ग्वालियर गया तो मुझे उनकी स्कूल के सर्टिफिकेट्स मिले, उसमें भी मतलब मैंने पहले सुना था कि वो पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। तो मैंने देखा, और ये एक एक करके मुझे जो है वो सुराग जो है वो खुलते गए, और फिर मुझे लगा कि कुछ हो ना हो इसमें एक नई कहानी है, और अगर इसमें कुछ साल इन्वेस्ट किया जाए तो इसमें कुछ नया निकल सकता है। तो मैंने एक बिल्कुल लीप ऑफ फेथ लेके आई जस्ट प्लंज इनटू इट। यस, आप लिखते हैं शुरू में कि जिस वक्त आपने लिखना शुरू किया उस वक्त तक अटल बिहारी वाजपेयी को एक आइकन के रूप में स्थापित कर दिया गया था, और फिर एक जैसे गांधी के नाम पर गांधी पथ या गांधी पुल या गांधी संस्थान, वैसे ही अब अटल बिहारी को स्थापित किया जा रहा था। ये बात आप शुरू में लिखते हैं। तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी उस नए भारत के प्रतीक पुरुष होने वाले थे, जो नया भारत 2013 के बाद जन्म ले रहा था। जी बिल्कुल। जो तारीख आप बतला रहे हैं, जब आपको पहली बार ये ख्याल आया कि अटल बिहारी वाजपेयी विषय हो सकते हैं या जीवनी एक तरीका हो सकता है जो आप अपनाएं लेखक के तौर पर, तो इसने आपको आकर्षित किया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़रिए भारत को परिभाषित किया जा रहा था। जैसे अब आप गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, और ये इत्तेफाक है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े दिन को पड़ता है, यानी क्रिसमस के दिन। तो क्रिसमस को एक तरह से उससे हटाने की कोशिश की गई गुड गवर्नेंस डे को लाकर। वैसे जिन्ना का भी जन्मदिन 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को, लेकिन उसकी याद हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। जी बिल्कुल। अब लेकिन हिंदुस्तान में लगभग सारे लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर है, जैसे गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर है। तो एक नए प्रतीक पुरुष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी लाए जा रहे थे। लेकिन आप जब अटल बिहारी वाजपेयी को देखना शुरू करते हैं 1924 के बाद से जी, और बचपन के बाद, और ये आपने किया है कि आप उनके जन्म स्थल और उसके आसपास का भी जायज़ा आपने लिया है, और वह हिस्सा बहुत ही अच्छा है। पाठकों को मैं कहना चाहूँगा कि उससे आपको अंदाज़ मिलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन कैसे गुजरा और आरंभिक प्रभाव उन पर कैसे पड़े। आरंभिक प्रभावों का हम अगर जिक्र करें तो आप हिंदू आर्य समाज की बात करते हैं, आर्य समाज जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया, और इसके बारे में हम बताइए कि आरंभिक प्रभाव क्या हैं। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जब किशोर थे और जब उनका मानस बन रहा था, तो ये शुरुआती प्रभाव क्या है? जी, जैसा कि आपने शायद पढ़ा होगा कि मैं इसमें शुरू में ये बताता हूँ कि बटेश्वर जो जगह था उसका एक अपना एक गौरव था, या फिर इतिहासकार हमें ऐसा कहते हैं कि वो एक गौरवशाली जगह था। लेकिन समय के साथ बहुत सारे उसके कारण हैं जो मैंने डिटेल में थोड़ा बताया है कि उसका डिक्लाइन हो गया, जो जैसा कि अक्सर इतिहास में कई जगहों का होता है। हम और आप दोनों ही शायद बिहार से हैं, और जो जैसा कि हम लोग को बचपन में बताया जाता है कि इतना गौरवशाली है, लेकिन आज का बिहार जो है वो बुद्धिज़्म या वो कहाँ गया। तो उस तरीके से बटेश्वर को लेके भी काफ़ी ये मान्यता थी कि वो काफ़ी गौरवशाली जगह था। और मुझे लगता है कि 20वीं सदी के शुरू तक जो है बटेश्वर का नाम जो है ज़्यादा कहीं लिया नहीं जाता था, और वो जो एक पब्लिक मेमोरी है वो समय के साथ वो पास होती गई कि हम इतने महान थे और हम अब इतने महान नहीं हैं, और उसके क्या क्या वजह थे। तो उसमें से एक ये वजह भी निकल के आया कि चूँकि आगरा एक इतना बड़ा बन गया 16वीं सदी के समय, कि उस कारण से बटेश्वर का नाम पीछे हो गया। तो एक ये सब पब्लिक मेमोरी का एक हिस्सा था वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के जो ग्रैंडफादर थे उनके जनरेशन तक भी। लेकिन उनके ग्रैंडफादर जो थे वो तब तक उतना वो पॉलिटिसाइज नहीं हुए थे। आर्य समाज फैला पंजाब से शुरू हुआ और उत्तर भारत में फैलना शुरू हुआ 1880 मतलब पोस्ट 1880 के दशक में और 90 के दशक में। तो उनके पिता जो थे उनके समय में पहली बार जो है वो आगरा के हिस्से में और उनके वो पहुंचा। तो एक तो आर्य समाज पहुंचा और उनके पिता
पहले जनरेशन थे जिनको अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेशन मिला। तब तक सब लोग जो ब्राह्मण हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में या कई जगहों पे, जो सबसे अच्छे होते थे, जो अफोर्ड कर पाते थे, वो बनारस चले जाते थे, अपना कुछ वेद पढ़ते थे। तो उनकी जो लॉयल्टी थी वो फिर भी बहुत संकुच वो होती थी। वो अपने ब्राह्मण्स के बीच रहते थे, वो अपना पूजा पाठ कराते थे। तो पहली बार आर्य समाज के कारण और थोड़ा बहुत जो है अंग्रेजी के कारण वो दुनिया जहान के बारे में उनके पिता ने पढ़ना शुरू किया, तो वो पॉलिटिसाइज हुए और वो बिल्कुल कट्टर आर्य समाजी हुए। फिर उनको नौकरी मिली तो वो ग्वालियर गए और काफ़ी समय तक वो ग्वालियर से और बटेश्वर के बीच में आते जाते रहे, क्योंकि शुरू में शायद उन्होंने घर, उनको अपना वहाँ पे कोई परमानेंट घर नहीं था, वो रेंट पे रहते थे। तो जब अटल का जन्म हुआ और वो भी बचपन में बाबा के साथ कुछ दिन रहे, लेकिन जब फिर ग्वालियर गए तो उस समय वो जो 1930 का जो दौर था, उस समय थोड़ा ग्वालियर जो रियासत था वो भी थोड़ा सा जो है अपना एक अग्रेसिव हिंदू स्टैंड जो है वो बदल रहा था। धीरे धीरे जो है खड़ी बोली जो है अपने आप को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर रही है। हाँ, काफ़ी फोर्सफुली वो कर रही थी। वरना उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स देखें तो वहाँ भी उर्दू चलता था, मराठी चलती थी, अंग्रेजी चलती थी, तो हिंदी का इतना प्रीडोमिनेंस नहीं था। और ऐसे माहौल में जो है अटल बिहारी वाजपेयी पहले आर्य समाज के प्रति आकर्षित हुए, वहाँ आर्य कुमार सभा वो जाते थे। फिर जब 1938 में जब आरएसएस ने अपना वहाँ पे एक शाखा खोला तो वहाँ उन्होंने जाना शुरू किया। तब तक वो थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, नहीं थे, लेकिन वो लिखना विखना शुरू किया था, तो उनकी हिंदी वोकैबुलरी अच्छी थी, तो वो मीटर और राइमिंग करते थे। उनके घर में कई सारे जर्नल्स आते थे, न्यूज़पेपर्स जो कुछ आते थे, या फिर कहीं लाइब्रेरीज में जाके वो पढ़ते थे। तो उसमें वो सब कुछ वो जो हिंदुत्व जिसको हम आज जानते हैं, तो उसका वो शुरू का दौर था। तो उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, उनके अंदर जो है वो आर्य समाजी वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो है वो बहुत अंदर तक बस गया, जिसको आप हिंदू वर्जन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी जो उनका सेंस ऑफ विक्टिमहुड था वो वहीं से आता है। और वो जो है मुझे लगता है वो जो 10 साल वो ग्वालियर में थे, और वो 45 में ग्वालियर छोड़ के वो कानपुर चले गए थे मास्टर अपनी एमए करने के लिए। फिर वहाँ से लखनऊ गए और फिर वहाँ से दिल्ली आए। लेकिन वो जो 10 साल थे फॉर्मेटिव ईयर्स उनके ग्वालियर में, वो उनकी राजनीति का वो सबसे अहम हिस्सा रह गया। और वो एक कई मायने में वो उनके साथ पूरे जीवन भर चला। वो यूटर्न्स हल्के फुल्के होते रहे, लेकिन एक जो वो हिंदुत्व की जो वो उनका जो पठन पाठन रहा बचपन का, और वो पिता का भी प्रभाव हुआ। बिल्कुल वो सब एंड के दिनों तक रहा। सच बात तो ये है कि वो अपने एंड के दिनों तक भी उनकी जो सबसे जो प्रसिद्ध उनकी कविता है वो अभी भी हिंदू तनमन है। और वो उन्होंने तब लिखी थी जब वो 1941 में लिखी थी, जब वो कॉलेज के शायद वो फर्स्ट ईयर में ही थे। तो बहुत गहरा प्रभाव था उनके उन फॉर्मेटिव ईयर्स का, उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और मैं तो ये कहूँगा कि वो कई बार वो चाह के भी उसको वो शेड ऑफ नहीं कर पाए। हाँ, चाह के भी शेड ऑफ नहीं कर पाए, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन यह इसलिए मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि उस वक्त वातावरण में कई प्रकार के प्रभाव थे, जैसे हिंदू महासभा हो या आर्य समाज हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके साथ एक गांधी का प्रवेश था, और गांधी एक बहुत ताकतवर उपस्थिति के रूप में थे, और गांधी कई नौजवानों को आकर्षित कर रहे थे अपनी तरफ। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने चुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। तो यह जो चुनाव था अटल बिहारी वाजपेयी का, और उस पर वो टिके रहे। तो आर्य समाज का प्रभाव, पिता का प्रभाव, लेकिन फिर एक स्वतंत्र चुनाव भी होता है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ऊपर ये प्रभाव हैं, प्रभावों से मुक्त भी लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे नौजवानों की कहानी हमें मालूम है जो एक पृष्ठभूमि से आए लेकिन फिर दूसरे पृष्ठभूमि में चले गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने चुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। आपने लिखा है कि उन्होंने शाखाओं में जाना शुरू किया, और फिर वे बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ जुड़े रहे संघ से। इस रिश्ते के बारे में और इस चुनाव के बारे में आपकी खुद क्या समझ बनी? जी, इसके कई पहलू हैं, और चूंकि ये पहला वॉल्यूम है और दूसरे वॉल्यूम में भी इसका मैंने काफ़ी जिक्र किया है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ पहले मैंने जो इस किताब में लिखा है मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें विरासत में मिले, जो हमें अपने माँ बाप से मिले, हम उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जीवन भर फॉलो करें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के केस में हुआ ये कि वो थोड़ा बहुत वो एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि मैंने किताब में लिखा है कई बार कि उनकी कई कविताएं थी वो थोड़ी कंफ्यूज्ड, एक थोड़ा उसमें मार्क्सिज्म के भी एलिमेंट्स थे,
थोड़ा बहुत आर्य समाज का भी एलिमेंट था और कुछ हद तक कांग्रेस का भी हल्का फुल्का प्रभाव जो है वो मिलता है, चाहे वो 1942 में जब वो एक थोड़ा बहुत वो एजिटेशन में हिस्सा लेते हैं, या फिर उन्होंने अभ्युदय में एक सन 1942 के बारे में जो कविता लिखी है उसमें उन्होंने गांधी की भी तारीफ की है और नेहरू की भी तारीफ की है। तो ये सब भी चल रहा था जब वो एडोलेसेंस की अवस्था में थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब बदल गया, बिल्कुल जो वो कठोर हो गया, वो जो स्टैंड था स्टिफ हो गया वो 1946 के बाद, जब 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 लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है, जब चुनाव जीतती है 1945-46 वाला, और 3 राज्यों में उनको बहुत बहुमत मिलती है, और वो ऐसा लगने लगता है कि अब पार्टीशन जो है वो शायद तय ही है, तब जाके उनका स्टैंड जो है वो बदला। और उसके बाद तो फिर वो पहले उन्होंने प्रचारक बनने की कोशिश की, वो नहीं बन पाया, उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनकी ना ही उनकी हेल्थ इतनी अच्छी रहती थी, ना ही उनमें वो कठोरता थी जो फिजिकल चाहिए होती है। और लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से संघ को लेके पूरी तरीके से समर्पित रहे। 1947 में जब वो और भी चीज़ें कर सकते थे, जो आप बात कह रहे हैं कि वो चाहते थे वो एक लेक्चरर की नौकरी कर सकते थे, और शायद वो करते तो वो शायद ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंड होके बाहर से चीज़ों को देख सकते थे। तो ये संभावना, ये जो पर्सनैलिटी में ये सब जो चीज़ें थी वो आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने ऐसे उस समय जो है उन्होंने ऐसा ये चॉइस जो है उन्होंने एक्सरसाइज किया, और वो आरएसएस के साथ चले गए। और उसके बाद करीब जो है 1960 के दशक तक तो है वो बिल्कुल ही प्रतिबद्धता के साथ जो है वो बहुत ही निष्ठा के साथ जो है वो संघ परिवार के साथ जो रहे हो। मतलब डिफरेंसेस शुरू हुए थोड़े बाद में, लेकिन शुरू के 10-15 साल तो वो बिल्कुल ही वो आरएसएस, आजकल उनको कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। या आजकल नहीं हो, ये बात तो सोमनाथ जी जिन्हें की थी, जो लोकसभा के उनको तो ये बात पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ना सिर्फ वो राइट मैन इन द राइट पार्टी थे, वो उस पार्टी को वो लीड भी कर रहे थे। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जब वो लीड नहीं कर रहे थे तो उसको बहुत ही वोसिफेरसली डिफेंड कर रहे थे। हाँ, तो ये बात तो हाँ जी हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर लीड नहीं कर रहे थे, नेतृत्व नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए वो रक्षा कवच तैयार कर रहे थे और उसकी स्वीकार्यता बनाने की कोशिश कर रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी के आरंभिक दौर को हम ले लें, उनकी किशोरावस्था को या उनकी युवावस्था को, और एक घटना जिसका बहुत जिक्र किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को लेते हुए, और उनकी भर्त्सना की जाती है। हालांकि मुझे लगता है कि वो ज़रा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वह बिल्कुल किशोरावस्था का समय था। वो 1942 की वह घटना है जिसमें वे गिरफ्तार हुए, और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान के बारे में भी आपने जिक्र किया है, और लोगों ने कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन वह वास्तव में माफ़ी नहीं थी। वह बयान ज़रूर था, और शायद वह बयान कारण बना होगा दूसरों की गिरफ्तारी का, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया, जैसा आप कह रहे हैं। तो इस घटना के बारे में भी हम कुछ बात करें, क्योंकि इसमें भी जिसे मैं चुनाव करने का, कि आप क्या चुनते हैं, तो कुछ इशारा यहाँ भी मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी का। जी बिल्कुल। एक तो इसमें इसके भी कई सारे पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि ग्वालियर जो रियासत था वो बहुत ही अंग्रेज़ों के साथ था, तो ये लाजमी है कि वो कांग्रेस को बहुत पसंद नहीं करते थे। ये अलग बात है कि ग्वालियर में भी उस समय तक 42-42 तक काफ़ी कांग्रेस का काफ़ी सपोर्ट सिस्टम बहुत ही पुख्ता था, और कई लोगों ने, ग्वालियर रियासत के बहुत सारे नागरिक जो थे उस समय, उन्होंने मदद की कांग्रेस की कई तरीके से। बटेश्वर लेकिन जो था वो इधर था, वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में था, जो आज का यूपी है, और वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जो था वो, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा था, अपोजिशन था। तो हुआ ये कि इसीलिए जब गांधी जी ने जब कॉल दिया क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उसको लेके पूरे देश में जो है वो सैबोटाज चला। तो ग्वालियर में कम चला बाकी जगहों की अपेक्षा, और वो सरकार बिल्कुल चाहती थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि इसकी खबर जो है वो जाती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक, लंदन में जाती थी। और वो चूँकि वो उनके पारिवारिक संबंध भी थे, और चूँकि जीवाजीराव सिंधिया जो थे वो बहुत यंग थे, और उनको जो है ब्रिटिश हुकूमत बहुत पसंद करती थी, उनको अपना बच्चा मानती थी।
लेकिन उनको लगता था कि यार ये सिर्फ ना थोड़ा घोड़ा वोड़ा चलाता है और इसको ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन आता नहीं है। तो उनको भी मतलब, तो कहने का मतलब ये कि दरबार भी उनको इम्प्रेस करना चाह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, हम भी काबिल हैं। तो ये भी एक लार्जर पृष्ठभूमि भी है ग्वालियर में जो 42 का जो मूवमेंट है उसको लेके। तो इस कारण से जो ग्वालियर रियासत है वो 42 के खिलाफ था और एक ऐसा बता दिया गया था लोगों को कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें, और उसी कारण से स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे ग्वालियर रियासत के वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं, कुछ जो नौजवान थे जो स्कूल से या कॉलेज से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि 42 में उनका जो था वो कायर थे। मैं ये गलत, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं और ये नाइंसाफ़ी होगी ये कहना। लेकिन इसके आगे का जो था स्टेप था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो गए, वो पार्टिसिपेट किए। अब उनके पिता चूँकि रिटायर होने वाले थे और घर में बिन ब्याह कोई आर्थिक आधार नहीं था और 2 बहनें थी जो मैरिजेबल एज की थी, और फादर, और उस समय जो है सरकार जो है वो एक्सटेंशन नहीं दे रही थी। उनके फादर चाह रहे थे कि कोई एक्सटेंशन मिल जाए नौकरी में तो शायद अच्छा हो जाए। तो इन सब कारणों से जब उनका नाम आया तो इनके पिताजी बहुत नाराज़ थे कि दोनों भाई का कि अपने आप को तुम लोग संकट में डाल रहे हो मुझे, परिवार को। तो इसलिए उन्होंने उनको बटेश्वर भेज दिया था कि आप कुछ दिन के लिए वहीं चलो। उनको डांट पीट के उनको भेज दिया गया। वहाँ पे जाके जो है ये लोग, एक दिन अल्लाह रुदल चल रहा था उसमें ये लोग चले गए एक दिन, और वहीं पे ऐसा हुआ कि इनके कुछ कजन्स थे जो लीलाधर वाजपेयी थे, लेकिन वो थे काफ़ी वो नेशनलिस्ट माइंड और इनसे वो काफ़ी उसको क्रांतिकारी कह सकते हैं, उस मिजाज के थे। तो वो सैबोटाज वो लीड कर रहे थे। तो इन्होंने, जैसा हमें आर्काइव्स बताते हैं, इन्होंने कुछ खास नहीं किया उसमें। ये बस पीछे देखते गए कि वो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और वहाँ पे वो फॉरेस्ट ऑफिस में गए, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ किया, ये सब हुआ। तो कुछ मेजर नहीं हुआ था वहाँ पे। लेकिन जब फिर पुलिस आई, फिर FIR लॉन्च हुआ, तो इनमें इनका भी नाम आ गया। तो फिर से इनके पिता को फिर से थोड़ा सा संकट आ गया कि भाई ये लोग फिर से मुझे ट्रबल में दे रहे हैं। तो उसमें जो है ये लोग कुछ दिन 3 हफ्ते के लगभग ये जेल में रहे थे, और इनके पिताजी ने पैरवी पैगाम लगा के बहुत ही मेहनत मशक्क़त से इनको बाहर निकाला। और फिर जो उसमें इन्होंने टेस्टिमनी दी, उसमें इन्होंने कहा कि ये लोग थे यहाँ पे, और जैसा कि हमें रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उसको यूज़ नहीं किया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसिक्यूशन। लेकिन ऐसा हो सकता है कि चूंकि मजिस्ट्रेट कई सारी माइनर एविडेंस देखते हैं तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया हो, और चूंकि उनको 3 साल की सज़ा मिली तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो एक माइनर सा फैक्टर रहा होगा। और इसलिए ये बहुत जो है वो मतलब बाद में उनकी CV में जैसा कहते थे कि उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी वाला रोल किया, वो गांव में जाके उन्होंने लीड किया, वो सब झूठ बात है, वो मिथ्या है। तो ये था। लेकिन वो ये भी गलत बात है कि वो ब्रिटिश के एजेंट थे, जैसा कि मतलब दूसरी साइड जो है माफ़ी मांग ली। हाँ, माफ़ी मांग ली। मतलब माफ़ी तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर मांगी थी कि जब वो रिलीज़ किए जा रहे थे तो मजिस्ट्रेट के सामने ये कहना कि मैंने कुछ नहीं किया, और एक तरीके से माफ़ी मांगना है, तो उन्होंने माफ़ी मांगा उस तरीके से। लेकिन मतलब ये भी कहना गलत होगा कि उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं वो एजेंट थे या इस तरीके का। नहीं, वो जैसा होता है कि मतलब भाई आप जेल में रहे, उनके परिवार वालों ने कहा चलो भाई इसको छुड़ाओ, तो वो था, ये वाकया था। और एक तरह इसका बहुत फायदा भी मिला इनको। हाँ। कि फिर उसके बाद वो निकल के जो है अपने आप को मतलब पेश करते रहे कि मैं बहुत वीर हूँ, जैसा कि अक्सर होता है कोई हाँ। भी। हाँ। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में भी किया, यानी उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनने दी। और जैसा आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मेरा ख्याल ये था कि वो बहुत मेधावी रहे होंगे, और लेकिन जब आपने स्कूल सर्टिफिकेट्स देखे तो मैं उसको अभी भी आधार नहीं मानता हूँ किसी की मेधावी होने या नहीं होने का। आप स्कूल में हो सकता है बहुत ख़राब कर रहे हो, लेकिन आप मेधावी हों, प्रतिभाशाली हों, और एक ख़ास तरह की प्रतिभा तो उनमें थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब अगर हम एक दूसरी दिशा में जाएं, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में बहुत जिसकी भूमिका है, और आपकी किताब का जो उपशीर्षक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 1924, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, तो एक तरह से दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व का बनना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फलना फूलना दोनों साथ चलता है। तो यह जो समानांतरता है जीवन की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धीरे धीरे भारत में जड़ जमाना, इसको इसका आपने वर्णन किया है इस पुस्तक में, और उसका स्वीकार्यता हासिल करते जाना, और अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्वीकार्यता हासिल करते चले जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए, जैसे कि मैंने इस किताब में भी दिया है कि जब भी
संघ पर गहरे काले बादल मंडराए तो वाजपेयी ने उनको रेस्क्यू किया, चाहे वो जब उनकी कुछ खास हैसियत नहीं थी। जब 48 का बैन होता है उस समय भी उन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी की और संघ को बिल्कुल बचाने में जो कर सकते थे, उस समय युवा थे, उन्होंने किया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी उपयोगी थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनके लिए काफ़ी उपयोगी था। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने किताब में बताया है कि जब संघ पर काले बादल मंडराए तो वाजपेयी ने बिल्कुल उनका ना सिर्फ साथ दिया, वो बिल्कुल उन्होंने लीड किया। चाहे वो 48 में हो, जब जैसा कि मैंने लिखा है कि वो अरेस्ट तो नहीं हुए, तो इसलिए वो अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो है वो हर जगह पे वो इलाहाबाद में पहले उन्होंने किया, फिर उन्होंने बनारस में किया। तो वो पूरी तरीके से जो है वो अपनी उन्होंने जी जान लगा दी। और देखिए उस समय, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस समय संघ के बहुत बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने संघ को छोड़ दिया था। मैंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस वाले भी, सीपीआई वाले भी, सब लोग चाह रहे थे कि चलो इनका चूँकि कैडर है तो हर कोई पोच करना चाहता है, तो वो उस कोशिश में थे और काफ़ी लोग उधर चले भी गए, कुछ लोग, और कुछ लोगों ने छोड़ दिया। सच बात तो ये है कि जो उनके उस प्रांत के प्रचारक थे, देवरस ब्रदर्स, भावराव देवरस थे, और उनके बड़े भाई बाला साहेब देवरस, जो बाद में आरएसएस सरसंघ चालक, बिल्कुल आरएसएस चीफ बने। तो उस समय काफ़ी लोगों ने साथ छोड़ दिया था। उन्होंने भी आरएसएस छोड़ दिया और वो भी नागपुर चले गए थे। तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी। कई सारे लोग सब जेल में थे। तो उस समय मिड टीयर के जो लोग थे, अटल जैसे लोग ही थे जिन्होंने उस मूवमेंट को स्टीयर किया, और जो कुछ इक्के दुक्के लोग जो बिल्कुल जेल से निकले हुए थे। तो ये तो 48-49 की बात हो गई। बाद में फिर से जैसे कॉ प्रोटेक्शन मूवमेंट हुआ, उसमें भी आप देखिए अगर तो उनकी भूमिका रही हो तो वो बिल्कुल उसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं अभिषेक। अभी मैं 48 पर टिके रहना चाहता हूँ क्योंकि हम ये समझना चाह रहे हैं कि 1948 में जब नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या करता है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बचाने का कार्य करते हैं और उसे उस हत्या से दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसा आप लिखते हैं इसमें कि पांजन्य ने रिपोर्ट किया कुछ दिन बाद कि भीड़ दो हिस्सों में बट गई गांधी को रास्ता देने के लिए, और गांधी जी मंच की तरफ आगे बढ़े, और जब वहाँ वो पहुँचे तो एक 36 साल का आदमी सामने आया। उसने उनके पाँव छुए और कहा कि आप आज कुछ देर से आए हैं। महात्मा जी ने हाँ में सर झुकाया, हिलाया, और तब तक उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और गांधी जी पर गोली चला दी। एक गोली मिस हो गई, लेकिन दो उनको लगी छाती पर, और दो और उनकी पेट में। भीड़ ने तुरंत अपराधी को पकड़ लिया। उसका नाम नाथूराम गोडसे। अब ये बिल्कुल एक, अगर इसकी भाषा देखें तो ये जैसे रिपोर्टिंग की भाषा है जिसमें किसी भी प्रकार की भावना नहीं है, जैसे कोई रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद आप लिखते हैं कि इवन दो द क्रिमिनल इज अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा, a rumor is being spread among people and government official that the RSS is involved in it. At many places, Sangh workers have also been arrested. But as more evidence presents itself and public anger subsides, the misconceptions will disappear and the public will also be able to see the truth clearly. तो यह सब कुछ जो वे कर रहे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं, जिसमें सचेत रूप से नाथूराम गोडसे को अलग करने की कोशिश की जाती है। और लेकिन आप आगे लिखते हैं कि यह धमकी पहले दी जा चुकी थी कि ज़रूरत पड़ी तो हम गांधी को खामोश कर सकते हैं, जिसका खामोश करने का मतलब ये उनकी हत्या की जा सकती है। हालांकि हमारा यह स्वभाव नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है, लेकिन और ये दिल्ली के करीब ही ये धमकी दी गई थी। तो और जैसा पटेल ने भी बाद में कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सीधा हाथ हत्या में ना हो, लेकिन उसके लिए जो वातावरण बना, जो जहरीला वातावरण बना जिसके चलते गांधी की हत्या संभव हुई, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है। और एक जगह आप ये लिखते हैं कि तो अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका भी अप्रत्यक्ष ही सही है इसमें,
इस पूरे वातावरण को बनाने में जो गांधी की हत्या की तरफ गया, इसके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब राष्ट्रधर्म का जो पहला इशू है उसमें भी गांधी का काफ़ी जिक्र है, और सारे इश्यूज जो हैं राष्ट्रधर्म के उसमें गांधी को एक प्रिंसिपल विलेन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है एक पार्टीशन के लिए। मतलब वो एक तरीके से वो सब पे राष्ट्रधर्म जो है वो पूरी कांग्रेस को लेकर बहुत नाराज़ है, अंग्रेज़ों को लेकर भी नाराज़ है, और मुसलमानों को लेकर तो जाहिर सी बात है कि है ही। लेकिन उनका जो गुस्सा था उसके सेंटर ऑफ जो नाराज़गी कहिए वो गांधी थे। तो पहले चाहे राष्ट्रधर्म हो या उनके जो इंग्लिश माउथ पीसेज भी उस समय भी जो दिल्ली से निकलती थी, जो ऑर्गेनाइजर थी, ठीक है। और 48 की जनवरी में 5 जनवरी रिलीज पहली बार आया ही था, उसका दूसरा ही इशू आया था जब गांधी की हत्या हुई। और आप देखिएगा कि 5 दिन के दूसरे इशू में भी जो है वो गांधी को मजाक उड़ा रहे हैं, उनका जो फास्ट जो हो रहा है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो जो कार्टून एक है। हाँ। और अटल के जो पिता थे, अटल जी के, वो भी गांधी को उनका भी गांधी को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट बुलाते हैं उनको, तो नपुंसक। हाँ, तो वो बिल्कुल वो बहुत गुस्सा था गांधी को लेके, ठीक है। तो ये बात, अच्छा अब हम आते हैं कि आरएसएस को बैन क्यों किया गया। ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि आरएसएस को बैन क्यों किया गया, हिंदू महासभा को क्यों नहीं बैन किया गया अगर उनके वो थे तो हुआ ये कि उस समय का जो एक तो पहली बात ये कि कांग्रेस के अंदर जो है वो पहले भी ऐसा उनको पटेल को भी कई बार कहा गया था जो आउटगोइंग चीफ थे कि देखिए हमने इनको बहुत सारे कारणों की वजह से बैन नहीं किया, लेकिन आपको हम सुझाव देते हैं कि समय लीजिए अपना, लेकिन इनको एक समय के बाद प्राइवेट आर्मी जो है वो बहुत अच्छे नहीं है किसी भी देश के भविष्य के लिए, चाहे वो मुसलमानों की प्राइवेट आर्मी हो, हिंदूज़ की प्राइवेट आर्मी हो, कोई भी हो, तो आप इनको आप बैन कर दीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पटेल ने उस समय नहीं किया, उसकी अलग वजह थी। नेहरू को जो पता चला कि आरएसएस, ये अंग्रेज अधिकारी सुझाव दे रहे हैं, बिल्कुल जो एनपीए स्मिथ थे, जो आउटगोइंग जो अंतिम ब्रिटिश इंटेलिजेंस के चीफ थे, चीफ ऑफ डीआईबी, उन्होंने ये सुझाव दिया। डीआईबी जो थे, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते थे उस समय में, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था। अच्छा, ये बात अब चूंकि पटेल के अंदर होम मिनिस्ट्री थी तो ये चीज़ें शुरू में नेहरू को ये सब पता भी नहीं था बहुत ज़्यादा, तो आरएसएस का जो रोल था वो नेहरू को पता नहीं चला था शुरू में। तो उनको जो है जब अगस्त में जो दंगे हुए उसके बाद उनको चूंकि पटेल अपना टर्फ बहुत ही अच्छी तरीके से गार्ड प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। और इस चीज़ पे उनके जो है वो उन दोनों की बहुत मतलब धीरे धीरे जो है उस चीज़ पे कम्युनलिज्म के क्वेश्चन पे उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी आने लगे मीटिंग्स में भी। तो ये बात थी। और फिर जब पहली बार जब नवंबर में नेहरू ने गांधी की मदद से एक जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये बात हुई थी, और इसके रिकॉर्ड्स भी हैं, 3 मूर्ति में भी जो कांग्रेस के एआईसीसी के पेपर्स हैं उसमें हैं। तो ये हुआ कि देखिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये कहा गया कि प्राइवेट आर्मी जो है किसी भी देश के भविष्य के लिए, वही बात जो एनपीए स्मिथ ने कही थी, अच्छे नहीं है तो इनको बैन किया जाए। लेकिन वो बैन करना जो है वो मेनली वो पटेल के हाथ में था, और वो उस पर थोड़ा सा जो है वो लूज रहे। अब उनकी वजह हो सकती है, उनको ऐसा लगता था कि भाई पहले से हम पार्टीशन हुआ है तो हम मुसलमानों पे जो है उतना भरोसा कर नहीं सकते, तुम किन पे भरोसा करें, ऐसी समय हम होमगार्ड खड़ा कर रहे हैं, हमें आर्मी के लिए लोग चाहिए, तो मतलब जो हमारा साथ दे रहे हैं हम उनको भी अगर हम उनका साथ नहीं लेंगे तो फिर ये दिक्कत है हमारे लिए। तो ये सब उसका बैकग्राउंड है। अच्छा, तो फाइनली जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, या सॉरी ऐसे हत्या हुई ये इनडायरेक्टली कहना गलत होगा, उनको मार दिया गया, ठीक है। बिल्कुल हत्या से ऐसा होता है कि जैसे उनकी इच्छा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उनको जब मारा गया तो जो उसके बाद जो कम्युनिक निकला होम मिनिस्ट्री का, उसमें ये 2 बातें सामने आई, उसमें उन 2 बातें उसमें एविडेंट थी। पहला चीज़ तो उसमें ये कहा गया कि आपको पहले भी चेतावनी दी गई है कि आप प्राइवेट आर्मी की तरह जो आप फंक्शन करते हैं उससे हमें दिक्कत है, हमने आपको पहले भी सचेत किया है इस चीज़ को लेके, आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन दूसरी बात जो थी वो ज़्यादा अहम बात है, ठीक है, वो ये था कि उन्होंने बेसिकली उनका डायरेक्ट रोल ना भी रहा हो, लेकिन उनका इनडायरेक्ट रोल था कि बेसिकली अंग्रेजी में मैंने इसमें लिखा भी है कि उन्होंने एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसमें गांधी को कोई भी आके मार सकता था। कहने का मतलब कि वो जरूरी नहीं है कि गॉड से ही उनकी हत्या करते, मतलब उन्होंने एक ऐसा
माहौल बनाया ऐसा अपने माउथ पीसेस के थ्रू, अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू, अपने रैलीज के थ्रू, कि ऐसे में कोई भी जो व्यथित थोड़ा सा जो पीड़ा में जो कोई रिफ्यूजी, चाहे वो बंगाली हो या, चूंकि गांधी उस समय दिल्ली में थे जब उनकी हत्या हुई, तो कोई भी जैसे खतरी रिफ्यूजी दिल्ली में पंजाबी काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी आ रहे, तो कोई भी उनको आके जो है गोली से मार सकता था, चाकू से मार सकता था, उनको घायल कर सकता था। और चूंकि वो पहले से वो 77 साल के थे, उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये जो है वो ज़्यादा अहम बात थी जिसके लिए उन्हें बैन किया, कि आपने ऐसा माहौल बना दिया कि कि ऐसी हालत में कोई भी आके उनको मार सकता था। और वो माहौल वैसा माहौल बनाने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख लोगों में से। हाँ, मतलब कि चूंकि डायरेक्टली हो ना हो, लेकिन चूंकि वो एडिटर थे, वो पांचजन्य के एडिटर थे, उससे पहले राष्ट्रधर्म के एडिटर थे, और वो दोनों इनके बहुत ही प्रोमिनेंट माउथ पीसेस थे हिंदी पट्टी में। इनके यही 2 माउथ पीसेस थे उस समय में। तो उस तरीके से हम कह सकते, जिनके जरिए गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से, उस हद तक, उस तरीके से, अप टू दैट एक्सटेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि वो भी उसके लिए इनडायरेक्टली जिम्मेवार थे, बिल्कुल। और अगर वो नहीं भागते तो उनको बिल्कुल, उनको जेल में वो, मतलब सरकार तो उनको बिल्कुल पकड़ना चाहती थी, और उनके जितने भी कलीग्स थे उनको तो बिल्कुल तुरंत ही जेल में भर दिया गया। ये बच निकले वो अलग बात है। जैसे आपने ये लिखा है कि जो दूसरा ही अंक था पांचजन्य का, उसमें अटल बिहारी और उनके दोस्तों ने गांधी की खिल्ली उड़ाई, ये कहते हुए कि हृदयों का तूफान बंद हो गया आज क्या। तो यह जो गांधी की खिल्ली उड़ाना, गांधी पर हमला करना, ये राष्ट्रधर्म और पांचजन्य, और जिसके संपादक अटल बिहारी वाजपेयी, सह संपादक थे, सह संपादक, संपादकों में एक, जी बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वे इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि जो माहौल बनाया गया, बिल्कुल गांधी के विरुद्ध जहरीला माहौल, उसमें उनकी भूमिका थी। बिल्कुल। देखिए, अच्छा, ये चीज़ें बिल्कुल भूमिका तो थी ये चीज़ें, लेकिन मैं ये भी इसके साथ ये जोड़ना चाहूँगा कि ये चीज़ें हम रिट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं। उस समय ये ज़रूरी नहीं है कि उनको लगा हो कि गांधी की हत्या हो ही जाएगी, लेकिन जैसा हुआ उसमें अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें, पॉइंट ऑफ फैक्ट की बात करें कि होम मिनिस्टर के अनुसार वाजपेयी बिल्कुल जिम्मेवार थे, और जिसके लिए संघ को बैन किया गया, तो सरकार बिल्कुल उनको जेल में डालना चाहती थी, उनको एक जिम्मेवार के रूप में। हाँ जी, क्योंकि जैसे जो याद दिलाई गई आरएसएस को, जिसका जिक्र आपने किया है और मैं आपके किताब से उस अंश को पढ़ रहा हूँ, द ऑब्जेक्शनेबल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द संघ हैव हाउएवर कंटिन्यूड unabated, and the cult of violence sponsored and inspired by the activities of the Sangh has claimed many victims. If not Gandhi, then it has already claimed many victims. The latest and the most precious to fall was Mahatma Gandhi himself. In these circumstances, it is the bounden duty of the government to take effective measures to curb this reappearance of violence in a virulent form, and as a first step to this end, they have decided to declare the Sangh as an unlawful association. बिल्कुल। यह वल्लभ भाई पटेल का गृह मंत्रालय कह रहा है। जी बिल्कुल। जिनका थोड़ा सा मुलायम रवैया था संघ के प्रति। बिल्कुल। जब नेहरू ने उनसे ऐतराज़ जाहिर किया कि कई ऐसी जगहों पर संघ के लोग जा रहे हैं जिनको रक्षा करने की जिम्मेवारी है, और पटेल ने उसको एक तरह से शग ऑफ कर दिया, कहा कि अब मैं क्या करूं अगर लोगों की सिंपैथीज हैं तो। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से देखिए, उनकी भी मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, उनकी जो दुविधा थी, लेकिन उनको अपने हिसाब से ऐसा लगता था कि ऐसे वक्त में, चूंकि पार्टीशन का वायलेंस इतना बुरा हुआ था, बहुत ही वो कन्फ्यूजन और कैओस का समय था, और उनको ऐसा लगता होगा कि उनकी जिम्मेवारी है कि एक आर्मी खड़ा करना है। अच्छा, हमें ये भी देखना चाहिए कि कश्मीर के साथ साथ हैदराबाद में भी दिक्कतें थी। भारत सरकार को हैदराबाद में भी बाद में इंडिया ने वहाँ पे अटैक किया, वो भी बहुत ही कैओटिक, बहुत ही मैसी था। तो कई जगहों पे, कई फ्रंट्स पे जो है सरकार को जूझना पड़ रहा था, और एज अ होम मिनिस्टर जो है वो पटेल की जिम्मेवारी थी कि वो ऑपरेशंस में कामयाब हों। तो इसलिए वो संघ को इसलिए भी शायद वो पनिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि गांधी की हत्या हुई उससे वो बहुत बुरी तरह हिल गए थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी की हत्या के 1 महीने बाद उनको बहुत एक गहरा सा एक स्ट्रोक आया, और वो एक तो गांधी, चूंकि वो उनके डिफरेंसेस दोनों, उनको बाद में मुझे ऐसा लगता है उनको लगने लगा था कि गांधी नेहरू की सुनते हैं और मेरी नहीं सुनते हैं।
ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि वो फादर फिगर थे, शायद उन्होंने गांधी से ज़्यादा किसी को अपने जीवन में अहम, गांधी ही उनको राजनीति में लाया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सबसे वो सब मतलब एक भगवान के तौर पे थे पटेल को लेके। तो वो सदमा एक तो था ही, और दूसरा सदमा इस बात का भी था कि उनको सब लोग कह रहे थे कि आपके कारण इनकी हत्या हुई है और आप ही जिम्मेवार हैं गांधी की हत्या के लिए। और वो कई लोग जैसे जेपी टाइप के लोग थे, और भी बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग भी थे, वो पटेल को बिल्कुल डायरेक्टली कह रहे थे कि आप ही के लैप्स के कारण ये हुआ है। ठीक है, उसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है, क्योंकि पटेल ने भी अपनी तरीके से गांधी जी को मनाने की कोशिश की थी सिक्योरिटी को लेके। तो ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है। तो उसका उनको इस बात का बहुत ही गहरा सदमा था, उनको हार्ट अटैक आया था। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता रहा कि इस चीज़ में जो है गांधी के मर्डर में आरएसएस जो है वो डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि वो हिंदू महासभा के कुछ लोग हैं, सावरकर का एक ग्रुप है जिन्होंने ये किया था। तो इसी को लेके इसके बाद आप देखें अगर, तो वो कुछ समय तक काफ़ी वो नाराज़ थे आरएसएस से, और उन्होंने पिटाई की आरएसएस की काफ़ी। और एक बार गोलवालकर को उन्होंने जेल से निकाल के, और वापस जब गोलवालकर थोड़ा सा के साथ उनके डिफरेंसेस, तो वापस उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो फिर से ये सब पटेल ने किया। हाँ, ये सब पटेल ने किया। और लेकिन पटेल का ये भी, उनको ये लगता था कि भाई ये जैसे भी हैं थोड़े से सिर फिरे हैं, लेकिन इनको मैं अपने काबू में, अगर ये मेरे विंग में अगर आ जाएं तो इनको मैं संभाल लूँगा। उनका ऐसा मानना था कि ये हमारे कि जो भी हो, ये थोड़े से सिर फिरे हैं। हाँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि कि वो जो मैडनेस क्योर करने की बात थी, तो उनको लगता था कि ये आ जाएं तो इनको मैं अपने विंग में ले लूँगा। और इसीलिए वो चाहते थे कि आरएसएस जो है, या हिंदू महासभा का एक विंग जो है, वो कांग्रेस ज्वाइन करे और उनकी छत्र छाया में जो है वो रहे, उनकी निगरानी में रहे। तो उनको, पटेल को ये मुझे लगता है काफ़ी समय तक, इनफैक्ट उनके मरने के दिनों तक जो है उनको ये भ्रम बना रहा, ये ऐसा लगता रहा कि आरएसएस जो है वो, अगर वो आरएसएस को अपने अंदर में ले लें तो उनको संभाल के रख सकेंगे। अब अगर हम दूसरे दौर पर आएँ, इस दौर को छोड़कर, हालांकि यह बहुत कई बार आश्चर्य की बात लगती है कि गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के बहुत सारे नेता इतनी जल्दी सामान्य कैसे हो गए, और इतनी जल्दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों के प्रति सहनशीलता उनमें कैसे आ गई। इस बात को लेकर मैं कई बार सोचता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा, जिसे आप अपना पिता कहते हैं, उसकी हत्या में जो शामिल हैं और आप जानते हैं, लेकिन आपने एक तरह से उसको भुला दिया। लेकिन उस बात को अब छोड़ भी दें और हम स्वतंत्र भारत में आए 1947 के बाद, और भारत के संसदीय जीवन में आए, जिसमें भारतीय जनसंघ का जन्म होता है, जनसंघ का, और अटल बिहारी वाजपेयी अब जनसंघ की पारी खेलते हैं। तो जनसंघ के नेता के रूप में और एक राजनीतिक नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी की पूरी परवरिश एक ऐसे दौर में होती है जिसे आप नेहरू का दौर कह सकते हैं। यानी नेहरू एक तरुण और युवा अटल बिहारी वाजपेयी की परवरिश करते हैं, और इसका आप ब्यौरा देते हैं कई बार। यानी जब वे सांसद होते हैं तो उनको डेलीगेशंस में भेजना, उनको मौका देना, बल्कि अमेरिका में यह कहना कि इनको घुमाइए, इनको दिखलाइए, इनको बतलाइए, तो उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना संसदीय स्वभाव में, जिसको मैं पार्लियामेंट्री एक तरह से सेंसिबिलिटी कहूँगा, इसकी काफ़ी मेहनत नेहरू कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी में यह चीज़ कितना विकसित हो पाई और कितना इसका इस्तेमाल उन्होंने एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री सेंसिबिलिटी, जो बिल्कुल ही पार्लियामेंट्री सेंसिबिलिटी नहीं हो सकती है, जैसा अभी हमको दिखलाई पड़ा कि आखिरकार अगर उसकी कोई अभिव्यक्ति होगी तो वो मोनार्किकल होगी। यानी अभी जो नया संसद भवन बना और उसका जो अनुष्ठान हुआ, उसमें जिस प्रकार सेंगोल को लेकर ले जाया गया, तो वह आखिरकार वह अभिव्यक्ति है मोनार्किकल। तो इस दौर को आप कैसे देखते हैं? यानी संसदीय संवेदनाओं में प्रशिक्षण, लेकिन अंततः उसका अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जहाँ तक गांधी, आपने शुरू किया ये कहते हुए कि गांधी की जो हत्या हुई उसको लोग बहुत आसानी से भूल गए,
मैं मानता हूँ कि गांधी की हत्या को लोग नहीं भूले, उसमें आरएसएस का जो रोल था उसको लोगों ने उसमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। एक समय के बाद सबको ऐसा लगने लगा कि एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा हिंदू महासभा का जिसने ऐसा किया था और वो एक एक्सीडेंट था। और आरएसएस की जो थोड़ी बहुत जो पहचान थी और जो पॉपुलैरिटी थी, मुझे लगता है कि वो बैन के बाद धीरे धीरे जो है बाय अर्ली 50s वो वापस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर लिया था कि हमारा गांधी की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जैसा नागार्जुन ने ही लिखा कि उन्होंने उसके फ़ौरन बाद ही नागार्जुन ने कविता लिखी कि 13 दिनों का शोक मना लिया और काली टोपी को जलाकर और तर्पण करने लगे बापू का। तो नागार्जुन की काफ़ी बिल्कुल क्रोध और व्यंग्य में लिखी गई थी। बिल्कुल। और देखिए कि जैसा कि आपने अभी वो पंचजनी में देखा कि उन्होंने खुद भी डिस्टेंस किया अपने आप को कि भाई हमें तो कुछ नहीं लेना देना है। उससे एक इशू पहले वो मजाक उड़ा रहे हैं गांधी का, और अगले इशू में उनको रेवर्ड महात्मा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मन में भी उनके लिए किसी औरों से कम इज्जत नहीं है। तो उनको प्रातः स्मरणीयों में भी डाल दिया गया। बिल्कुल जी, वो कुछ समय बाद हुआ। और गोलवालकर भी जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिसंबर में बिल्कुल 1.5 महीने पहले ही कहा था कि हम उनको चुप कर सकते हैं, खामोश कर सकते हैं, तो उन्होंने भी उनको बिल्कुल नेहरू और पटेल दोनों को ये लेटर लिखते हैं कि मतलब कि ये बहुत ही बुरा हुआ कि महात्मा जी के साथ ऐसा हुआ। तो ये तो संघ परिवार का एक तो डबल स्पीक है और कई बार उसको वो सक्सेसफुली पुल ऑफ कर पाते हैं। तो एक तो ये हिस्सा हुआ जिस कारण से जो है, और कई जो वेल मीनिंग लोग भी जो हैं उनका जो है स्वरूप, वो असली स्वरूप जो है कई बार शायद वो उनको वो इमीडिएटली नज़र नहीं आता है। जहाँ तक नेहरू और वाजपेयी की बात है, उनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थे। नेहरू को हमेशा लगता रहा, मतलब कम से कम शुरू में उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि नेहरू को पता था कि ये जनसंघ का आदमी है, ये संघ परिवार का आदमी है। तो ये बात नेहरू को हमेशा पता था। लेकिन अब इसको वाजपेयी के भी चरित्र का एक पहलू कहें कि एक समय के बाद जो है वो थोड़ा बहुत नेहरू की तारीफ भी करते थे। और चूंकि जब दोनों आपस में थोड़ा उठना बैठना होने लगा, चूंकि एक संसद में आप एक दूसरे को हमेशा देखते हैं, तो कई बार ऐसे लोग भी जिनसे आपको वैचारिक मतभेद हो, उनसे भी आप थोड़ी बहुत उनसे चर्चा होने लगती है। तो नेहरू को कुछ समय के बाद, और सच बात यह है कि वाजपेयी उनकी तारीफ भी करने लगे थे 58 और 59 के समय से। ऐसे खिंचाई भी दोनों एक दूसरे की काफ़ी करते थे। जैसा मैंने लिखा है कि वो नेहरू ने उनको कश्मीर जाने से रोका, वाजपेयी ने काफ़ी क्षति की नेहरू की वो वाइट पेपर डिमांड करके। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्राइवेटली वो दोनों को थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए शायद स्नेह था। नेहरू के लिए तो बहुत मामूली आदमी थे, लेकिन अटल के लिए भी थोड़ा सा स्नेह था नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो एक साइड बाय साइड एक जो है एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है डेवलप हुआ था। लेकिन मैं इस बात से कतई नहीं मानता हूँ कि नेहरू ने ये कभी कहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। वो आपने लिखा है, वो अभी जो एक मिथ है, बिल्कुल वो पूरी तरीके से मिथ है। नेहरू ने कहा कि यह नौजवान आगे चल के प्रधानमंत्री बनेगा, वो पूरी तरीके से मिथ है। क्योंकि आप देखिए ना ही नेहरू ने कभी इस बात का जिक्र किया, ना ही अटल ने कभी इस बात का जिक्र किया, ना ही उनके किसी लेटर में है, ना ही किसी न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल में है। यहाँ तक कि संघ के माउथपीसेज में भी आज तक उसका कभी जिक्र नहीं हुआ है। जबकि वो उस समय वो इतने ऑब्सक्योर थे कि नेहरू के साथ, नेहरू के घर के सामने 3 मूर्ति में अगर कोई जनसंघ वाले कोई अगर प्रोटेस्ट करने भी जाते थे तो वो कवर पेज पे स्टोरी आती थी वो उनकी माउथपीसेज में। तो ऐसे में अगर नेहरू उनकी अगर इतनी तारीफ करते कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, फिर तो उसको 10 इशू तक उसको वो बिल्कुल कवर स्टोरी पे चलाते। तो ये बिल्कुल ये मिथ्या है। और ना ही मुझे लगता है कि कभी नेहरू ऐसा कह सकते थे, क्योंकि भाई नेहरू को इतना तो पता था कि वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनना भविष्य में संघ परिवार का जो है वो इसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। सच बात ये है, मैं आपका इसमें थोड़ा और समय लूंगा। सच बात ये है कि वो उसको कई बार बैन करना चाहते थे, मतलब संघ परिवार को उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत बार चाहा, सफल नहीं हुए। तो ये सब तो खैर मिथ्या है। लेकिन हाँ, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो प्रश्न मैंने किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक तरह से इसका मौका मिला, हालांकि उनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, जिसके प्रति नेहरू की विरक्ति बहुत स्पष्ट थी, बल्कि नेहरू का क्षोभ बहुत स्पष्ट था। और आपने स्वयं कहा कि कई बार नेहरू ने प्रयास किया कि संघ को प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि चूंकि उनकी पार्टी में अनेक ऐसे लोग थे जिनके मन में संघ के प्रति सहानुभूति थी। हाँ बिल्कुल। और इतना ही नहीं, मतलब कांग्रेस में भी कंजर्वेटिव्स का एक बहुत बड़ा तबका था
जो कि संघ से ही नहीं, मतलब मैं उस तरीके से नहीं देखूंगा, जो कि जो कॉमन मुद्दे थे उनको भी लगता था। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस थी, या सच बात यह है हिंदी पट्टी में जो पूरा जो कांग्रेस था, कांग्रेस की जो संस्थाएं, जो रीजनल यूनिट्स थी, उसमें और आरएसएस में अगर देखें तो कई सारे मुद्दे में तो काफ़ी सहमति थी। उन सबको लगता था कि जो नया राष्ट्र जो हम निर्माण करने जा रहे हैं उसमें हिंदू इथॉस होने चाहिए, और बहुत ही स्ट्रांगली उनको लगता था। इसलिए आप देखें कि सभी उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में जो है कॉ प्रोटेक्शन को लेके कांग्रेस में भी बहुत सिंपैथी थी, कंजर्वेटिव्स में भाषा को लेके बहुत सिंपैथी थी कि हिंदी वर्सेस उर्दू में उनको हमेशा था कि नहीं, हिंदी को ही तबका मिलना चाहिए और उर्दू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि उर्दू के लिए जो जगह ख़त्म की गई वो कांग्रेस शासित उत्तर प्रदेश में की गई। बिल्कुल, और कॉ प्रोटेक्शन पे बैन भी तो यूपी में 55 में लगा था, वो तो कांग्रेस की सरकार थी। और सबसे बड़ी बात की अगर आप देखें हिंदू कोड बिल को देखें तो उसको कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव सेक्शन थे वो भी उतना ही उसको वोसिफेरसली अपोज कर रहे थे जितना आरएसएस। बिल्कुल, तो नेहरू के लिए आजकल नेहरू को गाली देना बहुत आम बात हो गई है, और बहुत बुद्धिजीवी लोग भी, बहुत जिनको कुछ पता नहीं होता है, हिस्ट्री का सेंस नहीं, वो भी गाली देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि समथिंग एज बेसिक एज हिंदू कोड बिल जो है हम उसको ग्रांटेड लेते हैं। उससे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और खास करके महिलाओं को अक्रॉस कास्ट कितना फ़ायदा हुआ है हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो तय ही था। नहीं, बिल्कुल तय नहीं था। हिंदू कोड बिल का पास होना जो है हम ग्रांटेड लेते, वो बिल्कुल तय नहीं था। कांग्रेस में ऐसा एक बहुत बड़ा तबका था, और संघ परिवार तो खैर नहीं चाहता था, जनसंघ कभी नहीं चाहता था। कांग्रेस में खुद ही एक बहुत बड़ा तबका था जो हिंदू कोड बिल के खिलाफ था। तो उसमें तो नेहरू और कुछ जो प्रोग्रेसिव थे, तो उन्हीं के कारण जो है आज जो इतना सारा इनहेरिटेंस लॉज हैं, डिवोर्स को लेके लॉज हैं, तो ये सब तो बिल्कुल उसमें नेहरू का बहुत बड़ा क्रेडिट है, जो कि हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं या शायद भूल भी गए पूरी तरीके से। हाँ, तो मेरे प्रश्न का अगला हिस्सा ये था कि लेकिन एक तरह का सभ्य वातावरण था, और उनकी संघ से संबद्धता के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी को इसका फ़ायदा मिला, उस सभ्यता का फ़ायदा मिला। उनको बाहर डेलीगेशंस में भेजा गया, उनके साथ शिष्टाचार बरता गया, उनको प्रशिक्षित किया गया, संसदीय व्यवहार में प्रशिक्षित किया गया। लेकिन खुद अटल बिहारी वाजपेयी का नज़रिया वही रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। जैसा आप लिखते, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की जो में शामिल वो होते हैं, उनको नेहरू नामित करते हैं उसमें, लेकिन वहाँ भी वे इसका विरोध करते हैं कि मुसलमानों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सर्विसेज में। तो उनका रवैया मुसलमानों को लेकर, बाकी को लेकर उतना ही कट्टर बना रहता है। हाँ, मतलब हाँ भी और नहीं भी। हाँ इन द सेंस कि देखिए उनके अंदर कई सारे बदलाव आ रहे थे, और मैंने किताब में ये जिक्र भी किया कि पहली बार जब वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कई सारे ऐसे शहर हैं जिसमें 30-40 नेशनैलिटीज़ के लोग एक साथ रह रहे हैं। हाँ, तो पहली और मैंने उस माउथ पीस से कोट किया, क्योंकि वो ये चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़र और पांचजन्य के लिए वो लिख रहे हैं। तो ये भी है कि ऐसे माउथ पीस में ये बातें लिखना भी कि ऐसे देखे कि हम तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान करते रहते, वहाँ पे इतने अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनका दिमाग भी खुल रहा था। और इस चीज़ को लेके उनके डिफरेंसेस जो है संघ परिवार से, वो काफ़ी गहरे डिफरेंसेस शुरू होते हैं, जो इस किताब में नहीं, वो 79 में, वो 79 में शुरू होते हैं। और एक फेज़ है 79 से लेके करीब 86-87 तक का, जब वो बहुत ही गहरा वो डिफरेंसेस काफ़ी रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि वो पूरी तरीके से नहीं बदल रहे थे, लेकिन हाँ इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में चूँकि वो जहाँ से आते थे वो संघ परिवार था, उनका तो पहला परिवार ही था, उनकी आइडेंटिटी थी संघ परिवार को। तो जब भी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी उन पे कोई इस तरीके की संकट आती थी, या उनको लगता था कि जो ब्रॉडली भी हिंदू इंटरेस्ट को कुछ अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, या मुसलमानों को उनको लगता था कि, तो वो विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही साइकी जो उनका पुराना बना हुआ था वो उभर आता था। तो उसमें तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरे, अगर हम गणतांत्रिक संवेदना की बात करें, जिसको रिपब्लिकन सेंसिबिलिटी कहते हैं, तो उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी आपकी किताब के मुताबिक जैसे प्रिवी पर्स के ख़त्म किए जाने का विरोध करना है ना, तो एक सामंती दिमाग जनतंत्र में रहने के बावजूद और जनतंत्र के सारी सुविधाएं लेने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी का बना हुआ था। देखिए मैं मुझे लगता है कि उनके कुछ डिलेमास थे, और कभी कभी वो बिल्कुल बहुत ही डबल स्पीक में इंडल्ज करते थे। तो वो कास्ट के ऊपर वो पढ़ रहे थे, वो जेंडर के ऊपर अपने आप को शिक्षित कर रहे थे, और इसीलिए एक बार ऐसे तो
जनसंघ और संघ परिवार पूरी तरीके से खिलाफ था, मतलब पब्लिकली बोलते नहीं थे, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म्स को भी वो अपोज करते थे, और महिलाओं के लिए भी जब हक की बात आती थी तो उस चीज़ में वो उनको प्राइवेटली तो बहुत ही अपोज करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है मतलब वो पढ़ रहे थे, उनका दिमाग खुल रहा था, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे कि उसमें उस चीज़ की कोई जगह नहीं थी। तो मैं एक तरीके से उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकता हूँ कि वो उसमें बंधे हुए थे, लेकिन वो कई बार वो डबल स्पीक में भी कर देते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनको जज किया जाएगा उस चीज़ से कि उन्होंने पब्लिकली क्या कहा और क्या किया पब्लिकली। तो उसमें तो बिल्कुल इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जब 71 में, अब ये अलग बात है कि इंदिरा गांधी भी प्रीवी पर्सेस हटाना चाहती थी, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और वो क्यों हटाना चाहती थी, उसके पीछे सोशल जस्टिस का कितना वो राजनीतिक कारण कितना था, लेकिन अंततः वो प्रीवी पर्स हटाना चाहती थी, और अंततः ये जो है ये लोग हटाना नहीं चाहते थे। मतलब तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि उन्होंने इसमें, और देखिए जब अमेरिका चीन से संधि करता है सन 71 में, और उस समय रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा होता है बॉर्डर पे, तो अटल एक बार स्पीच में ये भी कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हर कोई चीन को इतना भाव देता है और हमें कोई भाव नहीं देता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय उन्होंने इस बात को बिल्कुल ये इग्नोर कर दिया कि चीन में कितने बड़े और कितने वायलेंट सोशल मूवमेंट्स हुए थे, कि उसमें से सबको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसी को एबॉलिश कर दिया गया था। और मतलब क्या हम भारत में क्या कभी ये सोच सकते हैं? तो उस तरीके से अगर देखें तो जनसंघ कंटिन्यू टू बी वेरी रिग्रेसिव, कि वो राजा महाराजाओं को बहुत ही क्वाइटली जो है वो बैकअप करते थे। हाँ, और जैसा मैंने कहा कि अभी उसकी एक अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ी है, बिल्कुल, क्योंकि वह जो पुराना मोनार्किक बिल्कुल उनका सपना है कि उसको बहाल किया जाए, वह हाल में प्रतीकात्मक ढंग से दिखलाई पड़ा। तो लेकिन अब अगर हम 60 के दशक में आ जाएं और उस घटना पर आएँ जो बहुत बड़ी घटना थी, संसद पर एक तरह का हमला जो गोरक्षा के नाम पर किया गया, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अक्सर किया जाता है, वह है डबल स्पीक, यानी अटल बिहारी वाजपेयी डबल स्पीक के मास्टर थे, है ना। तो वह जो गोरक्षा वाला पूरा आंदोलन था और संसद के बाहर जमावड़ा था, जिस मंच पर भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इससे मुझे फिर बाबरी मस्जिद के वक्त की उनकी भूमिका याद आ गई, जिसमें एक शाम पहले उन्होंने एक भाषण दिया जो उकसावेबाज भाषण था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी से वो पूरी तरह से मुक्त है। तो उसी तरह संसद का घेराव, संसद पर हमला, कामराज का घर जला दिया जाना, उनका क्वार्टर जला दिया जाना, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें भी हिंसा की निंदा मतलब हिंसा के लिए जो जिम्मेदार थे उसको अपनी वक्तृत्व क्षमता के सहारे उलट देने की कोशिश की। जी, वो पूरी तरीके से उसमें कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने ऐसी कोशिश ज़रूर की। अच्छा, ये जो गौरक्षा वाला मामला है, इसको थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा कि उनकी सिंपैथीज़ जो थी वो गोरक्षा के लिए बहुत पहले से थी। तो मैंने अपनी किताब में एक फ़ोटो दिया है जो 1955 का है, जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। उस समय भी उसी समय फरवरी 1955 में यूपी असेंबली में जो है गोरक्षा को जो है बिल्कुल उसको एक ऑफिशियली जो है यूपी ने उस पर एक लॉ पास किया, जो कि हिंदुत्ववादी और कांग्रेस कंजर्वेटिव दोनों चाह रहे थे कि सेंट्रली भी किया जाए। और तो उससे वो इमोशनली बहुत पहले से जुड़े हुए थे गोरक्षा वाले उससे। और सच बात, ये मेरी किताब का जो एक कवर है, ये जो तस्वीर जो ली गई है, ये भी 1965 की तस्वीर है। ये बिल्कुल प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के जो आश्रम है वृंदावन में, उसके बाहर की तस्वीर है, ठीक है। और उसमें भी ये लोग उसी समय, ये लोग जो 66 में जो आंदोलन जो दिल्ली में हुआ, उसकी पृष्ठभूमि उसी समय से तैयार हो रही थी कि क्या किया जाए इस मुद्दे पे इन अ पोस्ट नेहरू वर्ल्ड, कि अब चूंकि अब नेहरू नहीं है और थोड़ा सा हाँ, उसको हम फिर से शुरू करते हैं, हमारे पास एक स्कोप है उसको फिर से शुरू करने का। तो और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, अब जैसा कि शायद मैंने किताब में भी लिखा है और आपको पहले से ही पता है कि वो नेहरू के खिलाफ वो 52 में वो चुनाव भी लड़े थे फुलपुर से गोरक्षा के मुद्दे पे और हार गए थे। तो वाजपेयी की हमेशा से इमोशनली तो कॉ प्रोटेक्शन को लेके काफ़ी सपोर्ट था ही। तो उस दिन की अगर बात करें, जिस दिन ये 66 में जब ये होता है, तो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि इंदिरा गांधी ने आने के साथ ही पंजाब वालों को जो है उन्होंने पंजाब को एक स्टेट का दर्जा दे दिया, जो कि बहुत बिल्कुल सूबा का दर्जा दे दिया, जो कि वो बहुत पहले से वो मांग रहे थे। तो
हिंदुत्ववादी उससे काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन उनको लगा कि यार जब पंजाब वाले जो हैं, जब एक सिख जब इतनी छोटी एक कौम है वो जब इतना बार्गेन कर सकती है, तो हम लोग तो बिल्कुल इतने संख्या में हैं, तो बिल्कुल हम तो उस चीज़ को लेके ये बहुत ही अग्रेसिव हो गए। लेकिन इंदिरा गांधी जो है उस चीज़ को लेके बिल्कुल डटी हुई थी, ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक उस समय तक कम से कम वो नेहरू की बेटी थी, तो उनको ये वैल्यू जो थे उनको थे कि हमें कॉ प्रोटेक्शन नहीं जो है उस पर मुझे सेंट्रल लॉ नहीं दे बनाना है। तो उस चीज़ को लेके दोनों में कन्फ्रंटेशन हुआ, और उस दिन जो वायलेंस हुआ उसका मुझे पूरी तरीके से मैंने उसमें छानबीन नहीं की है, लेकिन बिल्कुल उसमें ये बात तो बिल्कुल है कि स्टेज मंच पे कई सारे संघ परिवार के लोग थे, वाजपेयी उसमें खुद थे। तो उस हद तक जो है वो उनकी भूमिका है, जनसंघ और संघ परिवार और वाजपेयी की भूमिका है। अब उसमें उत्पात मचाने वालों में किसने क्या किया नहीं किया, क्योंकि ये काउंटर एलिगेशन कर रहे थे कि सरकार ने अपने लोगों को प्लांट कर दिया था, तो उस चीज़ का मैंने एक छानबीन नहीं किया। शायद वो कोई इस पर कोई अलग से कोई किताब लिखी, ये एक बहुत ही अच्छा इस पे विषय है, तो वो पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है आपका, मैं आई कम बैक टू आपने जिससे शुरू किया कि इस चीज़ के लिए उनको कभी ब्लेम नहीं किया गया। मैंने ये भी लिखा है कि बलराज मधोक जो थोड़े से कट्टरपंथी माने जाते थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया। हाँ। जबकि वो उस दिन जबकि उस दिन वो दिल्ली में थे भी नहीं। हाँ। लेकिन अटल जो उस समय मंच पे बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं किया गया। सच बात ये है कि उसके बाद वो कैंपेनिंग में बिजी हो गए और उनको टाइम्स ऑफ इंडिया उनको फ्रंट पेज पे वो कर रहा है। तो अब उनकी ये एल्केमी कहिए, उनकी पर्सनैलिटी कहिए, और उनकी सक्सेसफुली उनको जो है वो डबल स्पीक को अपने डिलेमा के रूप में पास करने की सफलता कहिए, जो भी कहिए, तो उनकी स्वीकृति जो है, उनकी पॉपुलैरिटी जो है, इन सब चीज़ों के बावजूद जो है बनी रही। आपने ये बहुत दिलचस्प कहा कि वे अपनी डबल स्पीक को कुछ इस तरह प्रेजेंट करते थे जैसे उनमें एक डिलेमा चल रहा है, उनके अंदर दुविधा चल रही है, जो बहुत जेन्युइन है, जो बहुत वास्तविक है, और इसलिए उनके प्रति सहानुभूति मतलब कुछ डिलेमा जेन्युइन थी भी, लेकिन कुछ डिलेमा अभी मैं 5 दिसंबर 1992 के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में कि उनको पता था कि तैयारी चल रही है डेमोलिशन की, ये बात तो तय है, ठीक है। तो उस दिन जो है वो प्रॉपर डबल स्पीक था। चाहे वो अप्रैल 2002 की बात करें, जब वो राजधर्म वाला जो वो पेप टॉक देते हैं श्री मोदी को अहमदाबाद में, वो भी उनको पता था कि उनकी मजबूरी थी वो देना। वो अगर वो ज़्यादा अच्छे एक और कुशल एडमिनिस्ट्रेटर के नाते वो पहले आ सकते थे, या बहुत कुछ किया जा सकता था, मतलब यानी उनकी प्रतिबद्धता नहीं थी। हाँ, तो वो उन ओकेजन्स पे वो पूरी तरीके से वो डबल स्पीक थी। तो शुरू के दिनों में मतलब कई चीज़ों में उतनी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई कि उसमें वो डिलेमाज कहाँ तक थे और डबल स्पीक कहाँ तक थे, क्योंकि शायद उस समय के हमारे पास आर्काइव्स उतने हर चीज़ पे उतना ज़्यादा मौजूद नहीं है, उस कारण से हो, या उनको मतलब उस समय वो डबल स्पीक में कम इंडल्ज करते हों। तो जो दिखलाई पड़ता है वो ये है कि हो सकता है कोई जेन्युइन डिलेमा हो, लेकिन असल चीज़ है डबल स्पीक, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। और जो आपने बहुत ठीक तरीके से स्थापित किया है कि अगर जनसंघ को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुख्य धारा में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसी को देना चाहिए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाहिए, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संघ को स्वीकार्यता दी, बिल्कुल, और उसको सभ्य लोगों ने टेबल पर अपने साथ बैठाना शुरू किया, और उसको संसदीय मान लिया गया, जबकि वो बिल्कुल संसदीय आचरण के विरुद्ध था। क्या ये निष्कर्ष सही होगा? मतलब मैं थोड़ा सा एज अ बायोग्राफर मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी और भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कई सारी, लेकिन हाँ, आपका ये कहना, क्योंकि एक आम राय यह है कि भाजपा को सत्ता में लाने का जो श्रेय है वो प्राइमरली श्री आडवाणी को जाता है, और लोग जब बात शुरू करते हैं तो 80 से शुरू करते हैं और अयोध्या मूवमेंट को कहते हैं इसी कारण ये सत्ता में आ गए। तो ये बिल्कुल मिथ्या है, ये गलत बात है सच, और उस लिहाज से ये बिल्कुल सही बात है कि हमें शुरू के जो डेकेड्स हैं वो देखने चाहिए। और बिल्कुल वाजपेयी का रोल जो है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हिंदू नेशनलिज्म को, संघ परिवार को मेन स्ट्रीम करने में और इज्जतदार बनाने में काफ़ी अहम है, शायद सबसे अहम है। तो हम इसी बिंदु पर इस बातचीत को स्थगित कर रहे हैं, इसलिए कि इस किताब का दूसरा खंड आने वाला है, और दूसरे खंड पर बातचीत शुरू करने का जो प्रस्थान बिंदु है वह आपकी इस किताब का आखिरी अध्याय है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो
जनसंघ का जनता पार्टी में विलय और फिर 74 का आंदोलन, 74 के आंदोलन के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय और जनता पार्टी का सरकार में आना और अटल बिहारी वाजपेयी का विदेश मंत्री होना, और उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है। तो उस नए दौर की बात हम अगली चर्चा में करेंगे, ताकि दर्शकों की उत्सुकता भी बनी रहे, श्रोताओं की उत्सुकता भी बनी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, और इस किताब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। धन्यवाद।